हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 को कंप्लीट कवर करेंगे। एंड बस यूनिट 5 भी हम यहाँ पे बस 1-2 दिन के अंदर ले आएंगे, तो आप परेशान मत होइए। इसकी नोट्स आप लोग को हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, एक चीज़ आप लोग प्लीज़ समझिएगा कि जो हमारी यहाँ पे यूनिट नंबर 4 है, तो ये हमारी यूनिट 3 से रिलेटेड होने वाली है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे यूनिट 3 पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से जुड़ी हुई है हमारी यूनिट नंबर 4। और यहाँ पे देखिए, अगर आपने यूनिट 3 देखी है तो यूनिट 3 में हम लोगों ने बात करी थी अपने 3 कंपाउंड्स के बारे में, पायरॉल, फ्यूरॉन एंड थियोफिन। और इन तीनों की हम लोगों ने यहाँ पे सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेस को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि यहाँ पे यूनिट 3 में तो 3 ही थे, तो हम लोगों ने थोड़ा अच्छे से इनको देखा था। लेकिन अब अगर यूनिट 4 की बात करें ना, तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ें पढ़नी है, सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेज। और 3 नहीं बल्कि यहाँ पे टोटल 12, ठीक है, 12 कंपाउंड्स हैं जिनकी हमें सिंथेसिस, रिएक्शंस और मेडिसिनल यूजेज पढ़नी है। अब हालांकि बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट के 3 है, प्यूरिन, पिरिमिडीन और एजेपिन, तो इनकी हमें रिएक्शन नहीं पढ़नी है, क्योंकि इनकी हमें सिंथेसिस और मेडिसिनल यूजेज ही पढ़ने हैं और थोड़ा बहुत इनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करना है। लेकिन अगर फिर भी हम लोग देखें तो टोटल हमें 9 कंपाउंड्स की रिएक्शन और यहाँ पे मेडिसिनल यूजेज और सिंथेसिस पढ़नी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि हम यहाँ पे इनकी जो रिएक्शन और सिंथेसिस है, तो ज़्यादा नहीं, हम लोग यहाँ पे 2-3 ही देखेंगे, ठीक है, 2-3 सिंथेसिस, 2-3 रिएक्शन, उतना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए, जैसे कि जो सिंथेसिस होती है, रिएक्शंस होती हैं, तो कुछ कुछ ऐसी रिएक्शंस और सिंथेसिस होती हैं जिनको डायरेक्टली समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उनको समझने के लिए हमें उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना होता है। लेकिन देखिए, मैकेनिज्म समझना होता है। तो मैकेनिज्म देखिए, अब मैकेनिज्म ना बहुत डिटेल होता है कुछ कुछ चीज़ों का, तो हर एक का तो आप लोग याद भी नहीं रख सकते हो। तो कुछ रिएक्शंस और कुछ सिंथेसिस आप लोग डायरेक्टली याद कर लेना, कुछ कुछ तो आप लोग को डायरेक्टली समझ में आ भी जाएंगी। तो इन सारी बातों के साथ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट कंपाउंड हमारा दिया हुआ है पायराजोल। तो देखिए, पायराजोल क्या होता है। पायराजोल हमारी एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमें 3 कार्बन और 2 एडजेसेंट, यानी कि देखिए, इसमें हमारे 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं और ये दोनों जस्ट अगल बगल होते हैं। एडजेसेंट मतलब कि जो जस्ट अगल बगल हो। और यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C3H4N2, और बाकी यहाँ पे ये वीक बेस होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और इसी वजह से पोलर सॉल्वेंट्स में हमारा इजिली सॉल्युबल हमें देखने को मिलता है। नाउ सिंथेसिस की बात करें तो इसकी सिंथेसिस हम लोग यहाँ पे 3 तरीके से देखेंगे। सबसे पहला हमारा आता है फ्रॉम एक्राएल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट है तो एक्राएल्डिहाइड की बात करें तो देखिए, जो ये हमारा होता है एक्राएल्डिहाइड, तो इसकी रिएक्शन जब हमारी हाइड्राजीन से होती है तो हमें यहाँ पे हमारा पायराजोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, इसको आप लोग थोड़ा सिंपली समझ सकते हो कि जैसे हमारा यहाँ पे 3 कार्बन है, तो देखिए 1 2 3 कार्बन आ गए, और 2 नाइट्रोजन है तो ये हमारे 2 नाइट्रोजन आ गए, ठीक है। बाकी हमारा वाटर वगैरह रिलीज हो जाएगा और हमें पायराजोल देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा एक्राएल्डिहाइड हो गया। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एसिटाइलिन से, तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा एसिटाइलिन है, तो इसकी रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे डाई एजो, यानी कि देखिए, डाई एजो मतलब नाइट्रोजन होता है, 2 नाइट्रोजन, और मिथेन मतलब कि सिंगल कार्बन, तो इसके साथ जब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें पायराजोल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आप लोग समझ सकते हो सिंपली, देखिए, ये 2 नाइट्रोजन हो गए इसके, ये हमारा इसका CH हो गया, और बाकी ये CH यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक कार्बन यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जब हम लोग यहाँ पे कह सकते हो रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हमें यहाँ पे पायराजोल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ बॉन्ड्स थोड़ा बहुत इधर उधर हुए हैं। और उसके बाद सेकंड हमारी रिएक्शन आ जाते हैं पायराजोल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखिए, ये तो हमारा एक टाइप से पायराजोल का डेरिवेटिव ही है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें हम लोग यहाँ पे अगर डी कार्बोक्सिलेशन करा दें, यानी कि तीनों COO ग्रुप को रिलीज कर दे, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, पायराजोल देखने को मिल जाएगा, यानी जिसमें 3 CO2 हमारे रिलीज हो जाते हैं। तो देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल सी हमारी सिंथेसिस थी, इसकी सिंथेसिस सिंपल ही थी। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहला आता है एल्काइलेशन। तो देखिए, एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का अटैच हो जाना। तो देखिए, जो हमारा पैराजोल है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारी इसकी रिएक्शन हम लोग मिथाइल आयोडाइड से कराए हैं तो यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप आके अटैच हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं N मेथाइल पैराजोल, और हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे रिलीज हो गया। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप का अटैच हो जाना। सेकेंड हमारी आ जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारा जो पैराजोल है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारा हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, यही सारी रिएक्शन होती हैं। तो देखिए, जो हमारा पैराजोल है, तो ब्रोमिनेशन, यानी कि ये हमारा हैलोजिनेशन का एक टाइप है। तो अगर ब्रोमिनेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, जो हमारा पैराजोल है, ये हमारा 4th पोजीशन पे सारी रिएक्शन देता है। तो 4th पोजीशन पे अगर हमारा ब्रोमीन ग्रुप आके अटैच हो गया तो हमारा बन जाएगा 4 ब्रोमो पैराजोल।
फिर नाइट्रेशन की बात करें तो हमारा फोर्थ पोजीशन पे हमारा NO2 ग्रुप आके अटैच हो गया तो 4 नाइट्रोपैराजोल। फिर सल्फोनेशन में हमारा फोर्थ पोजीशन पे हमारा SO3H यानी कि सल्फोन ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो हमारा यहाँ पे पैराजोल 4 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें फोर्थ पोजीशन पे पैराजोल में देखने को मिलती हैं। बहुत ही सिंपल है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब सिंपल सी बात है कि देखिए रिडक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए तो आप लोग डबल बॉन्ड्स का लॉस हो रहा है, यानी कि एक हिसाब से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे रिडक्शन में सबसे पहले हमारा बनता है पायराजोलिन, और यहाँ पे फर्दर अगर हम लोग इस पायराजोलिन को भी रिड्यूस कराते हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो हमारा बन जाता है पायराजोलिडीन, और H2 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि रिडक्शन कराता है। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन, और यहाँ पे हमारा पैराजोल जो है हमें देखने को मिल जाता है। अब मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे देखिए भाई इसका यूज हम लोग यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल जैसे कि यानी कि पेन वगैरह को दूर करने के लिए, जैसे कि हमारा फ्यूनाइल ब्यूटाजोल, ठीक है। तो ये हमारा एक टाइप का पैराजोल होता है जो कि हमारा इस तरीके से काम आता है। उसके बाद एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को रिड्यूस करने में भी इसका यूज होता है। एंटी गाउट एक बीमारी होती है जिसमें हमारा जॉइंट्स में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको लोअर करने में भी इसका यूज होता है। एंटी माइक्रोबियल यानी कि इसमें हमारी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्शन भी देखने को मिलता है। और CNS एक्टिविटी की बात करें तो कुछ डेरिवेटिव हमारे सेडेटिव और एंटी डिप्रेशन की तरह भी काम करते हैं। तो ये सारे हमारे हो जाते हैं मेडिसिनल यूजेज ऑफ पायराजोल। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है इमिडाजोल। तो इमिडाजोल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इमिडाजोल है और पैराजोल है ये बिल्कुल सेम है, बस इनमें डिफरेंस क्या है, पैराजोल में जो नाइट्रोजन थे वो जस्ट अगल बगल थे, इमिडाजोल में जो नाइट्रोजन है वो जो है थोड़ा सा फर्स्ट और थर्ड पोजीशन यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे, एक पोजीशन को छोड़ के हैं। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बिल्कुल सेम ही रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 256 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। और बाकी यहाँ पे इसको सबसे पहली बार इसका जो नेम है वो हमारा आर्थर रुडोल्फ हैंड्स ने 1857 में दिया था। अब सिंथेसिस की बात करें तो सबसे पहला मेथड हमारा आता है डैबस मेथड। तो डैबस मेथड में देखिए क्या होता है कि जो हमारा ग्लाइकोक्सल है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है और हमारा अमोनिया है, इन तीनों का होता है यहाँ पे कंडेंसेशन, और इन तीनों के कंडेंसेशन से हमें इमिडाजोल देखने को मिल जाता है। अब देखिए थोड़ा बहुत आप लोग समझ सकते हो कि NH3 का NH यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर HCHO तो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ आ गया, ठीक है, मतलब एक कार्बन यहाँ पे आ गया, और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2 नाइट्रोजन थे तो एक यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 CH, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग ऐसे समझ सकते हो, बाकी थोड़ा सा इसका भी अगर हमें अच्छे से समझना है तो मैकेनिज्म देखना होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ऑक्साजोल से, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑक्साजोल है तो ऑक्साजोल की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो हमारा ऑक्सीजन को हमारा NH ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा और हमें इमिडाजोल डेरिवेटिव देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव मतलब कि इमिडाजोल रिंग के साथ देखिए हमारे कुछ और भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जैसे यहाँ पे R1 R2 R3, तो ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप के कार्बन चेन्स हैं, अपने हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं जो भी रहा होगा। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा इमिडाजोल है तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक देता है, और यहाँ पे देखिए ब्रोमीन हैलोजिनेशन में क्या होता है कि ये 2, 4, 5 तीनों पोजीशन पे हमें रिएक्शन देखने को मिलती है ट्राई ब्रोमो इमिडाजोल। बाकी नाइट्रेशन हमारा सिंपल 4th पोजीशन पे 4 नाइट्रो इमिडाजोल, सल्फोनेशन भी हमारा 4th पोजीशन पे इमिडाजोल 4 सल्फोनिक एसिड। तो बस देखिए ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है इनका नेम तो बहुत ईजी होता है, जहाँ पे भी है हमें बस उसके आगे, जैसे अगर 4th पोजीशन पे तो हमें 4 ब्रोमो, अब यहाँ पे 2, 4, 5 तीनों पोजीशन पे तो हम लोगों ने लिख दिया, फिर बाद में आप लोग को वही कंपाउंड उसी कंपाउंड का नाम लिख देना है। और सल्फोनेशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले कंपाउंड का नाम लिखते हैं, फिर पोजीशन, फिर सल्फोनिक एसिड, बस इतना लिखना रहता है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड से अगर हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे जो है रिंग ओपनिंग रिएक्शन देखने को मिलती है और हमें ऑक्सामाइड देखने को मिल जाता है। अब मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो हमारा एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी अल्सर, एंटी कैंसर, बहुत सारे हमें इसके यूजेस देखने को मिलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा आता है ऑक्साजोल। तो देखिए अब ऑक्साजोल क्या होता है, ऑक्साजोल में हमें एक नाइट्रोजन देखने को मिलता है और उसके साथ हमें एक ऑक्सीजन देखने को मिलता है एक पोजीशन छोड़ के। और इसको भी यहाँ पे सबसे पहले हमारे हैंड्स ने इंट्रोड्यूस किया था 1857 में, और इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 69 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पे वीकली बेसिक नेचर का होता है। सिंथेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आता है रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस। तो इसमें देखिए इसमें हमारा 2 एसाइल अमीनो कीटोन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 एसाइल अमीनो कीटोन होता है जहाँ पे हमें एसाइल ग्रुप और अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है। तो इसको यहाँ पे इसकी रिएक्शन जब इसका जो हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं यानी इसमें से वाटर का लॉस होता है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये एडजस्ट होके हमें जो है एक
साइक्लाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें जो है पायराजोल डेरिवेटिव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर आप लोग देखो तो जैसे ये हमारा R2 आ गया, ठीक है, और ये हमारा ये वाला कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे ये हमारा O हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया इसका, ये हमारा इसका कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो R1 आप लोगों को दिख रहा है, तो ये देखिए ये जो यहाँ ये वाला कार्बन है, ये कार्बन यहाँ आ गया, यहाँ से R1 जुड़ा हुआ है, और ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे रिमूव हो गया H2 के साथ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारा पायराजोल डेरिवेटिव देखने को मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे जाते हैं फिशर सिंथेसिस। तो फिशर सिंथेसिस में क्या होता है कि इसको सबसे पहली बात हमारा एमएल फिशर ने दिया था, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे इसका नाम पड़ा है। और इसमें हमारा एक साइनोहाइड्रिन यानी कि यहाँ पे हमारा जो है एक साइनाइड ग्रुप देखने को मिलता है, मैंडलिक एसिड नाइट्राइल, जैसे कि हमारा और भी हो सकते हैं। तो मैंडलिक एसिड नाइट्राइल की रिएक्शन अगर हम लोग यहाँ पे एक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजल्डिहाइड से कराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा एनहाइड्रस HCl के प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी साइक्लाइजेशन होती है, ठीक है, इन सब के बीच में, और ये दोनों ग्रुप हमारे इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं, 2,5 डाइफिनाइल ऑक्साजोल। थोड़ा बहुत आप लोग को याद करना पड़ेगा। बाकी बात करें फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपोनेंट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, इनकी रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे अपने एमाइड से कराते हैं, एमाइड मतलब कि C डबल बॉन्ड हो और उसके साथ हमारा नाइट्रोजन ग्रुप देखने को मिले NH2 वगैरह, तो वो हमारा एमाइड हो जाता है। तो इसकी रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे कराते हैं एमाइड से, तो हमें सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल देखने को मिलता है। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, ये पूरा आप लोग को ऐसे देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये NH2, ठीक है, तो ये H2O, ठीक है, यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O के फॉर्म में निकल गए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो OH था, ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से आके और हमें यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सिंथेसिस। अब अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑक्साजोल है, तो ये इजीली हमारा नहीं देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी इसमें हम लोग बात करें तो मेनली हमें रिडक्शन देखने को मिल जाता है। तो रिडक्शन मतलब कि हमारा डबल बॉन्ड्स का लॉस हो गया, ठीक है, तो हमारा ऑक्साजोलिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्साजोल की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे अपने न्यूक्लियोफाइल जैसे कि हमारा CH3NH2 मिथाइल अमीन से कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी कि देखिए जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जैसे कि NH-CH3 है, इसने क्या किया, Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया, खुद आके अटैच हो गया, तो ये हमारा हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है, न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल आता है। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, CNS एक्टिविटी, ठीक है, तो मतलब एंटी कन्वर्सन, एंटीयोलाइटिक्स, इन सब की तरह हमें यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। थायाजोल की बात करें तो थायाजोल देखिए क्या होता है, थायाजोल में हमें ऑक्सीजन की जगह हमारा सल्फर ग्रुप देखने को मिल जाता है। बाकी ये भी सिंपल हमारा ऑक्साजोल की तरह ही होता है। और देखिए ऑक्साजोल मतलब ऑक्सीजन, थाया मतलब होता है सल्फर से, ठीक है, थायो ग्रुप, तो थायाजोल मतलब सल्फर आ गया, ठीक है, बाकी सेम ही है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारा जो है 5 मेंबर एरोमेटिक रिंग होती है, और इसका केमिकल फॉर्मूला C3H5NS होता है, पेल येलो लिक्विड होता है, वही सब है, सिंपल है। हैंड्स और वेबर ने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया था। सिंथेसिस की बात करें तो सबसे पहला आता है फ्रॉम क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, तो देखिए जो क्लोरो एसिटाल्डिहाइड है, जब ये थायोफॉर्मामाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें यहाँ पे थायाजोल देखने को मिल जाता है। तो इसको भी थोड़ा बहुत अगर आप लोग देखो तो ये देखिए ये हमारा कार्बन आ गया, ठीक है, ये नाइट्रोजन, ये हमारा सल्फर हो गया, बाकी ये हमारा CH2 और ये हमारा CHO ग्रुप हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, HCl यहाँ पे रिलीज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये Cl और यहाँ पे ये HCl यहाँ से जो है रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा थायाजोल देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेकंड मेथड हमारा आता है हैंड सिंथेसिस। तो हैंड सिंथेसिस में क्या होता है, अल्फा क्लोरोएसीटोन की रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने थायोअमाइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है हमारा 4 मिथाइल यानी कि सब थायाजोल डेरिवेटिव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो जैसे कि ये हमारा देखिए ये हमारा CH3 हो गया, ठीक है, ये वाला कार्बन हो गया, और फिर यहाँ पे ये CH2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये Cl, ठीक है, और हमारा H, ठीक है, HCl रिलीज हो गए, और फिर बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये देखिए ये नाइट्रोजन हो गया, ये वाला कार्बन हो गया, ये हमारा सल्फर हो गया, और ये NH2, ठीक है। तो यहाँ पे NH2 ग्रुप भी यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, और हमें यहाँ पे 4 मिथाइल थायाजोल देखने को मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे जाते हैं कुक हेल्बर्न सिंथेसिस। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी रिएक्शन होती है अल्फा अमीनो नाइट्राइल की डाइथायो एसिड से। तो इनकी रिएक्शन जब लोग होती है तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो CH है ये CH हो गया, ये आप लोग का R1 हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, ये तो बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो NH2 है तो NH2 से NH, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है H, और यहाँ पे
इस एस यहाँ पे देखिए ये जो एस एच है तो एस एच और एच यानी कि H2S यहाँ पे रिलीज हो गया, और बाकी ये जो NH है, ये इसका जो NH है ये डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच हो गया, और यहाँ पे ये R2 हो गया, ये डबल बॉन्ड S हो गया। तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। उसके बाद इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा तो हमें यहाँ पे हमारा 5 अमीनो थायाजोल देखने को मिल जाएगा। नो नेक्स्ट हमारी आ जाती है केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा वही हो जाता है नाइट्रेशन में हमारा, मतलब ये हमारा हेलोजिनेशन थोड़ा सा इजीली नहीं देता है। बाकी नाइट्रेशन में हमें 5th पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है 5 नाइट्रोथायाजोल और थायाजोल 5 सल्फोनिक एसिड। दूसरा हमारा आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके जो है OCH3 यहाँ पे Cl को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे NaCl रिलीज हो जाएगा और हमें 2-मेथॉक्सीथायाजोल देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट हमारा आता है मर्क्यूरेशन। तो मर्क्यूरेशन में क्या होता है कि इसकी रिएक्शन हम लोग मर्क्यूरी एसिडेट से कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 4th और 5th पोजीशन पे हमारा एसीटॉक्सी मर्क्यूरी यानी कि देखिए जो हमारा CH3COOHG ग्रुप है ये आके अटैच हो जाता है और हमें यहाँ पे हमारा 4,5 बिस एसीटॉक्सी मर्क्यूरी थायाजोल देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन। बाकी यूजेस की बात करें तो हमारा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल इन सब की तरह हमें इसका यूज देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा थायाजोल। और अब हम लोग बात करते हैं अपने पायरिडीन के बारे में। तो देखिए जो हमारा पायरिडीन है तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को। अब हम लोग बात करेंगे अपने 6 मेंबर के बारे में। तो यहाँ पे 6 मेंबर में सबसे पहला आ जाता है हमारा पायरिडीन। ठीक है, तो पायरिडीन देखिए हमारा एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें हमें नाइट्रोजन ग्रुप देखने को मिलता है एक कार्बन की जगह। तो ये 6 मेंबर रिंग होती है 5 कार्बन एटम्स की। और यहाँ पे देखिए ये रिंग बिल्कुल बेंजीन रिंग है, बस इसमें क्या हुआ है एक हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन ग्रुप आके अटैच हो गया है। और ये कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस होता है। सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें यानी इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इंडस्ट्री में यहाँ पे एसिटाइलिन, अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल इन तीनों की रिएक्शन, इन तीनों को यहाँ पे हीट करके यहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हीट करने पर यहाँ पे हमें पायरिडीन देखने को मिल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। तो देखिए इसको तो थोड़ा समझा पाना मुश्किल है, बाकी आप लोग चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो। और बाकी अगर हम लोग बात करें बॉनेमैन साइक्लाइजेशन के बारे में तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हमारा 2 पार्ट होता है नाइट्राइल, एक होता है नाइट्राइल मॉलिक्यूल का और 2 पार्ट होते हैं एसिटाइलिन के। ठीक है, तो एक हमारा CH3CN हो गया, 2 हमारे एसिटाइलिन हो गए। इन तीनों का ट्राइमराइजेशन यानी कि देखिए ट्राइमराइजेशन मतलब 3 कंपाउंड्स का आपस में कह सकते हो कंडेंस होना। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गए, तो ट्राइमराइजेशन होता है और हमें यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन देखने को मिलता है जिसको फर्दर हम लोग यहाँ पे CH3 ग्रुप को रिलीज करके हम लोग पायरिडीन जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम लोग कोबाल्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं। बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे देखिए जैसे 2 कार्बन है तो ये देखिए एक CH यहाँ हो गया, एक CH यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे इसके 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, बाकी ये हमारा CH3 हो गया और ये हमारा यहाँ पे कार्बन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे N की जगह और ये हमारा यहाँ पे CH3CN हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे साइक्लाइजेशन रिएक्शन देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड से बात करें, आई नो बहुत ही बोरिंग लेक्चर है बट यहाँ पे देखिए इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। तो आप लोग चाहो तो लेक्चर ना ही देखो, आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड से देखिए क्या होता है कि 1,5 मतलब कि 1st और 5th पोजीशन पे डाई कार्बोनिल मतलब कि हमारा कार्बोनिल मतलब कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, तो ये अगर हमारा कंपाउंड होता है तो इसकी रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे अमोनिया से कराते हैं तो हमें पायरिडीन देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन है वो रिलीज हो गए और हमारा नाइट्रोजन ग्रुप आके अटैच हो गया। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा केमिकल रिएक्शंस पे देखिए क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेम ही रहेगा यानी कि 3rd पोजीशन पे होती हैं। तो ब्रोमिनेशन है तो 3 ब्रोमोपायरिडीन, नाइट्रेशन है तो 3 नाइट्रोपायरिडीन, सल्फोनेशन है तो हमारा पायरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। और रिडक्शन की बात करें तो हमारा रिडक्शन में देखिए क्या होगा भाई, हमारा डबल बॉन्ड्स रिमूव हो जाएंगे तो हमारा पायरिडीन जो है निकेल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या होता है पाइपरिडीन में रिड्यूस हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें मेडिसिनल यूजेस के बारे में। तो देखिए एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी हाइपरटेंसिव इन सब की तरह हमें इसका यूज देखने को मिलता है। बाकी देखिए सिलेबस में आप लोग को जो है बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन के बारे में भी पढ़ना है। तो बेसिसिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पायरिडीन है तो ये हमारा एक वीक बेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। भाई देखिए जो हमारा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लुईस एसिड बेस के कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई सब्सटेंस है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है तो वो बेस है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे इनके पास लोन पेयर होते हैं जिसको ये डोनेट कर सकते हैं, तो भाई ये बेस होता है, सिंपल सी बात है।
अब यहाँ पे देखिए बेसिसिटी ऑफ पायरिडिन क्या होता है, रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखिए चाहे आप लोग ऐसे बता सकते हो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, चाहे आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि ये प्रोटॉन यानी कि H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमारा जो तो हमारा देखिए एक कॉन्सेप्ट और भी होता है हमारा एसिड बेस थ्योरी का, जिसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारे बेस होते हैं वो H+ को यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीके से हमारा बेस होता है। भाई देखिए सिंपल सी बात है कि अगर पायरिडीन की रिएक्शन हम लोग H+ से कराते हैं तो हमें पायरिडीनियम सॉल्ट देखने को मिलता है। अब सॉल्ट कब देखने को मिलता है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। तो भाई देखिए हमारा H+ तो एसिडिक नेचर का होता ही है, तो कंफर्म है। तो अगर इसकी रिएक्शन पायरिडीन से हो रही है और हमें सॉल्ट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पायरिडीन हमारा एक टाइप का बेस है, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तभी हमें सॉल्ट देखने को मिलता है। बाकी देखिए बाकी मेन चीज़ क्या है ना कि अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बेसिसिटी को कंपेयर करें थोड़ा सा कि मतलब कि ये कितना बेसिक होता है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पायरिडीन है ये होता तो है लेकिन मतलब थोड़ा सा वीक बेस होता है। यानी कि अगर हम लोग इसकी बेसिसिटी को एलिफेटिक अमीन से कंपेयर करें तो ये लेस बेसिक होता है। क्यों होता है, देखिए इसलिए होता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते तो हैं, लेकिन ये जो हमारा पायरिडीन होता है ना ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि sp2 जो ऑर्बिटल होते हैं ना वो लोन पेयर को काफ़ी खींच के रखते हैं, मतलब कि काफ़ी टाइटली होल्ड करके रखते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब टाइटली होल्ड करके रखते हैं तो लोन पेयर होता तो है लेकिन फिर भी कह सकते हो कि उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। भाई देखिए कोई चीज़ अच्छी बेस कब होगी, जब वो लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सके। तो इसके पास लोन पेयर होता तो है लेकिन बहुत इजीली डोनेट नहीं कर पाता है, इसकी वजह से थोड़ा सा वीक बेस होता है। लेकिन वहीं एलिफेटिक अमीन की बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये हमारा डायरेक्टली किससे बाइंड होता है, sp3 कार्बन से। भाई देखिए यहाँ पे जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये किससे जुड़ा है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन ना लोन पेयर को काफी खींच के रखते हैं, तो ये जल्दी लोन पेयर होते हुए भी डोनेट नहीं कर पाता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो लोन पेयर को ज्यादा पकड़ के नहीं रखता है, तो वो ये इजिली लोन पेयर को डोनेट कर पाते हैं। तो इसी वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग पायरिडीन को पायरॉल से कंपेयर करें तो भाई पायरॉल से ज्यादा बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो पायरॉल का लोन पेयर है ना, अब भाई ये तो यहाँ पे सीधे सीधे जो है कह सकते हो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो यहाँ पे तो लोन पेयर है लेकिन ये तो बिल्कुल ही अवेलेबल ही नहीं रहता है, आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता रहता है, यानी कि ये बॉन्ड्स घूमते रहते हैं, लोन पेयर भी घूमता रहता है। इसको हम लोगों ने पायरॉल में डिस्कस किया था, रेजोनेंस ऑफ पायरोजॉल में हम लोगों ने देखा था कि कैसे यहाँ पे लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे लोन पेयर है तो, लेकिन भाई अवेलेबल ही नहीं है, तो किस काम का है। इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पायरिडीन है ये पायरॉल से लेस बेसिक है लेकिन एलिफेटिक अमीन से मतलब पायरॉल से ज़्यादा बेसिक है लेकिन एलिफेटिक अमीन से कम है। क्यों कम है, क्योंकि एलिफेटिक अमीन का जो नाइट्रोजन है उसमें लोन पेयर बहुत इजीली अवेलेबल है, इस पे थोड़ा कम और इस पे तो बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है। तो ये हो जाती है हमारी बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फर्दर कंपाउंड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमारा पायरिडीन हो गया और अब हम लोग बात करते हैं क्विनोलिन के बारे में। अब क्विनोलिन में तो देखिए अब यहाँ पे तो हमारा 2 रिंग सिस्टम आ गया, यानी कि इसमें एक होती है बेंजीन रिंग और एक होती है हमारी पायरिडीन रिंग, यानी कि जिसको हम लोगों ने अभी देखा। तो ये दोनों फ्यूज होती है, तो ये दोनों हमारा हो जाता है क्विनोलिन। और बाकी यहाँ पे इसको सबसे पहली बार फ्रिडलेट, फर्डिन और र्यूज ने हमारा आइसोलेट किया था कोल तार से, और ये भी वीकली बेसिक नेचर का होता है। सिंथेसिस की बात करें तो हमारा सबसे पहला मेथड आ जाता है फ्रीडलैंडर सिंथेसिस। तो इसमें हमारी रिएक्शन होती है ऑर्थो अमीनो बेंजाल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, भाई सिंपल है कि यहाँ पे देखिए इस NH2 ग्रुप पे क्या हुआ, इस NH2 पे हमारा यहाँ पे ये कार्बन आके अटैच हो गया, ठीक है, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ से H2, ये दोनों रिलीज हो गए H2O के फॉर्म में और हमें मिल गया हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट। और इसकी फर्दर हम लोग यहाँ पे रिंग क्लोजर रिएक्शन कराएंगे, यानी कि साइक्लाइजेशन करा देंगे। तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन में क्या होगा, ये दोनों आपस में देखिए भाई सिंपल सी बात है, ये CH ठीक है, फिर ये CH3 यहाँ से गया और इस कार्बन से अटैच हो गया, तो यहाँ पर रिंग फॉर्म हो गई और हमारा वाटर रिलीज हो गया, ठीक है। तो हमें मिल गया हमारा क्विनोलिन। अब नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम इंडोल एंड क्लोरोमिथाइलिन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इंडोल है इसकी रिएक्शन अगर हम लोग क्लोरोमिथाइलिन से कराते हैं तो रिंग एक्सपेंशन होता है, यानी कि 5 मेंबर रिंग यहाँ पे 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि देखिए एक एक्स्ट्रा कार्बन इसको मिल गया तो यहाँ पे 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गई और HCl यहाँ पे रिलीज हो गया। अब केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोफिलिक। तो सिंपल सी बात, अच्छा यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारा क्विनोलिन है ये 2 जगह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, पहला 5th पोजीशन पे, दूसरा 8th पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए इसमें नंबरिंग ऐसे होती है 1 यहाँ से नाइट्रोजन शुरू 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मतलब 5 यहाँ नहीं, 5 यहाँ बोलते हैं, फिर 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए एक तो हमें 5th पोजीशन पे NO2 ग्रुप देखने को मिल रहा है और एक हमारा 8th पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा हो जाता है हमारा यहाँ पे
देखिए जब फिफ्थ में मिले तो 5 नाइट्रोक्विनोलिन और 8th में मिले तो 8 नाइट्रोक्विनोलिन, सिंपल सी बात है। ब्रोमिनेशन की बात करें तो 5 ब्रोमोक्विनोलिन 8 ब्रोमोक्विनोलिन, और यहाँ पे सल्फोनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड, क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड, बस सिंपल सा है। यहाँ पे नेम थोड़ा सा जगह कम थी इसलिए नहीं लिख पाए, बाकी नेम आप लोग इतना तो आप लोग स्ट्रांग ही हो तो नेमिंग कर सकते हो, मतलब इंटेलिजेंट हो, ठीक है, स्ट्रांग भी हो। और सेकंड बात करें तो हमारा आता है एसाइलेशन या फिर एल्काइलेशन। तो देखिए एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप का ऐड होना, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप का ऐड हो जाना। तो यहाँ पे देखिए एल्काइलेशन का अगर हम लोग देखें, दोनों अलग अलग होते हैं, तो एल्काइलेशन का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो AlCl3 की प्रेजेंस में अगर हम लोग यहाँ पे अपने 8 मेथॉक्सीक्विनोलिन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे जो है एक एल्काइल ग्रुप आके अटैच होता हुआ देखने को, सॉरी ये एसाइलेशन ही है, तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है, तो हमें मिल जाता है 8 एसिटॉक्सी 8 मेथॉक्सीक्विनोलिन। तो ये हमारा हो गया एसाइलेशन। और बात करें हम लोग यहाँ पे रिडक्शन की, तो रिडक्शन में देखिए क्या होता है, रिडक्शन मतलब कि हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड्स का रिड्यूस हो जाना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो क्विनोलिन है, ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रोक्विनोलिन, क्योंकि देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या हुआ, हमारा डबल बॉन्ड्स यहाँ पे रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे और हमारा हाइड्रोजन आ गया, क्योंकि देखिए भाई डबल बॉन्ड जाएंगे तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड आएंगे। थोड़ा बहुत इसको समझिएगा, जैसे देखिए अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा समझिए कि जब हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, ठीक है, और ये CH3 है, तो ये सिंपली है, तो यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है तो हमारा सिंगल बॉन्ड है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो देखिए डबल बॉन्ड आने पे क्या होता है, डबल बॉन्ड आने पे हाइड्रोजन चले जाते हैं, और अगर इसी में हम लोग एक एक हाइड्रोजन जोड़ दें तो हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का मेनली जो है सारा खेल होता है, ठीक है इसमें। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मेडिसिनल यूजेस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हमारा एंटी मलेरियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ट्यूबरकुलर और इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी, इन सब की तरह हमें इसका यूज देखने को मिलता है। ना बात करें हम लोग यहाँ पे अपने आइसोक्विनोलिन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्विनोलिन है और आइसोक्विनोलिन है बिल्कुल सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, बस यहाँ पे आएगा कि जो हमारा क्विनोलिन है वहाँ पे नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा सेकेंड पोजीशन पर होता है, बस यही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आइसोक्विनोलिन हो जाता है, बाकी यहाँ पे ये भी हमारा एक फीक बेस होता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमारी लगभग बिल्कुल सेम ही होती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए पहली सिंथेसिस आ जाती है बिस्लर नैप्रियाल्स्की सिंथेसिस, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और इसमें हमारी देखिए इसमें हमारी 3 स्टेप रिएक्शन होती है। पहला आ जाता है बीटा फिनाइल एथाइलामीन, ठीक है, तो ये हमारा एसाइलेटेड होता है यूजिंग एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बीटा फिनाइल एथाइलामीन है इसकी रिएक्शन हम लोग एसिटाइल क्लोराइड से कराते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे एक एमाइड, और इस एमाइड का फर्दर हम लोग साइक्लाइजेशन कराते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो है हमारा 1 सब्स्टिट्यूटेड 3,4 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। तो यहाँ पे देखिए 1 सब्स्टिट्यूटेड 3,4 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का क्या मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो डाईहाइड्रो 1 सब्स्टिट्यूटेड आइसोक्विनोलिन देखने को मिल जाएगा। और इसका हम लोग फर्दर जो है कह सकते हो पैलेडियम की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन, यानी कि अब हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे रिमूव करेंगे तो भाई हाइड्रोजन जाएगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे हमें आइसोक्विनोलिन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अपनी रिएक्शन देखने को मिलती है सिंथेसिस। और नेक्स्ट आ जाता है ओजोनोलिसिस ऑफ इंडेन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इंडेन है इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे ओजोन यानी कि O3 के साथ कराते हैं एट 70 डिग्री सेल्सियस, तो हमें देखने को मिल जाता है हमारा डाई एल्डिहाइड। और इस डाई एल्डिहाइड का फर्दर हम लोग यहाँ पे साइक्लाइजेशन कराते हैं और रिडक्शन के साथ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारे यहाँ पे हमारा आइसोक्विनोलिन, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं डाई मिथाइल सल्फाइड, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फाइड और यहाँ पे NH4OH की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पे आइसोक्विनोलिन देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत इनको आप लोग एज इट इज कोशिश करिए कि याद कर लीजिएगा। और केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो सेम ही है, इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब यहाँ पे भी देखिए हमारी फिफ्थ और एट्थ पोजीशन पे रिएक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन 8 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन, ठीक है, बाकी आप लोग नेम कर सकते हो अपने हिसाब से। और रिएक्शन की बात करें तो मतलब बेंजॉइल क्लोराइड के साथ बात करें तो यहाँ पे देखिए बेंजाइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो हमें देखने को मिलता है 2 बेंजॉइल आइसोक्विनोलिनियम क्लोराइड। बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे CO C6H5 और ये जो Cl है ये रिमूव हो गया,
ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रिमूव और एक्स्ट्रा नहीं आता, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप डायरेक्टली रिमूव हो जाता है और यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 4 बॉन्ड आ जाते हैं। तो ये क्वाटरनरी सॉल्ट, यानी कि क्वाटरनरी का मतलब जब नाइट्रोजन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसको हम लोग यहाँ पे क्वाटरनरी सॉल्ट्स बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। और मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो हमारा एंटी स्पास्मोडिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी मलेरियल, एंटी माइक्रोबियल, इन सब की तरह हमें इसका यूज देखने को मिलता है। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है एक्रिडीन। तो एक्रिडीन देखिए, अब एक्रिडीन हमारा एक ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, मतलब इसके अंदर हमें 3 साइकिल देखने को मिलती है। सेंटर वाली होती है यानी बीच वाली होती है पायरिडीन और अगल बगल होती हैं 2 बेंजीन रिंग। बहुत ही सिंपल है, बाकी कुछ नहीं है। सबसे पहला मेथड आ जाता है हमारा बर्नसन एक्रिडीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे डाइफिनाइल अमीन की रिएक्शन हम लोग यहाँ पे कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन आके अटैच हो गया, रिंग फॉर्म हो गई और ये जो आर है ये हमें सब्स्टिट्यूएंट की तरह देखने को मिल गया। तो ये हमारा बन जाता है 9 सब्स्टिट्यूटेड एक्रिडीन, यानी कि 9th पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। फ्रीडलैंडर सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि हमारा एंथ्रालेनिक एसिड सॉल्ट की रिएक्शन हम लोग कराते हैं अपने साइक्लोहेक्स-2-इनोन के साथ 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारा 9 मिथाइल एक्रिडीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें जो है देखने को मिल जाता है। अब केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमारा सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें भी सिंपल ही है, इसमें हमारा 2 and 7 यानी कि डाई सब्स्टिट्यूशन होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 2 और 7 पे अलग अलग होता है। जैसे देखिए, जब दो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि हमारा आइसोक्विनोलिन वगैरह में, तो एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हमारा मेजर है, ये हमारा माइनर है, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह एक साथ हो रहे हैं तो डाई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो एक तो हमारा 2nd पोजीशन पे होता है, एक हमारा 9th पोजीशन पे होता है, 7 पोजीशन पे। तो यहाँ पे बन जाता है 2,7 डाइब्रोमो एक्रिडीन। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए नाइट्रेशन में हम लोग बोल देंगे 2,7 डाइनाइट्रोएक्रिडीन और सल्फोनेशन में एक्रिडीन 2,7 डाइसल्फोनिक एसिड। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा कह सकते हो ऑक्सीजन ग्रुप का अटैच हो जाना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारा C डबल बॉन्ड O यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आके अटैच हो गए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। और रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन हमारा 2 टाइप से हो सकता है। एक तो यहाँ पे जिसमें हमारा बेंजीन रिंग में रिडक्शन होता है, यानी कि दोनों बेंजीन रिंग में अगर रिडक्शन हो रहा है तो हमें देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टा हाइड्रो एक्रिडीन। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग में रिडक्शन होता है पैलेडियम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। और अगर हमें मान लीजिए हमारी जो एक्रिडीन बीच वाली रिंग है इसमें रिडक्शन कराना है तो इसका रिडक्शन होता है हमारा जिंक HCl के प्रेजेंस में। तो ये बन जाती है 9,10 डाईहाइड्रो एक्रिडोन। तो देखिए कुछ खास नहीं है, बस जो है रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप आके अटैच हो जाता है। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो हमारा एंटी बैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोल, एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसर, इन सब की तरह हमें इसका यूज देखने को मिलता है। और ये देखिए ये हमारे नेम है जो कि मतलब काम करते हैं और इन सब के अंदर हमें कहीं ना कहीं अपनी एक्रिडीन की रिंग देखने को मिलती है। तो ये हो गया एक्रिडीन। नेक्स्ट बात करते हैं इंडोल के बारे में। तो इंडोल, अब देखिए इंडोल हमारा एक एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। इसमें तो कि 2 रिंग होती हैं, एक तो हमारा होता है बेंजीन रिंग और एक होता है पायरोल रिंग। ठीक है, तो एक बेंजीन एक पायरोल हो गया। और बाकी यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट 52 से 54 डिग्री सेल्सियस। सिंथेसिस की बात करें तो सबसे पहला एनिलीन आ जाता है। तो एनिलीन की रिएक्शन हम लोग इथाइल ग्लाइकॉल से कराते हैं तो हमें यहाँ पे इंडोल देखने को मिल जाता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फिशर इंडोल सिंथेसिस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन कीटोन से कराते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले हमें मिलता है हाइड्राजोन। देखिए ये हाइड्राजीन है तो हमें मिलेगा हाइड्राजोन। तो कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पे इस NH2 ग्रुप पे ऊपर क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा ये CH3 और हमारा C6H5 और यहाँ पे H2O। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन और यहाँ से H2 रिलीज हो गए, तो H2O रिलीज हो गया वाटर। और फिर यहाँ पे ये जो फिनाइल हाइड्राजोन है इसकी रिएक्शन फर्दर हम लोग ZnCl2 की प्रेजेंस में कराएंगे तो साइक्लाइजेशन हो जाएगा और हमें यहाँ पे हमारा इंडोल देखने को मिल जाएगा। नाउ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है 3rd पोजीशन पे। तो हमारा बन जाता है 3 ब्रोमो इंडोल, 3 नाइट्रो इंडोल और इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड। और एल्काइलेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप का अटैच होना। तो यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड के साथ कराते हैं अपने डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड की प्रेजेंस में। तो हमें मिल जाता है 3 मिथाइल इंडोल, यानी कि 3rd पोजीशन पे क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो गया। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी माइग्रेन, ठीक है, माइग्रेन वगैरह में भी, एंटी कैंसर, इन सब की तरह हमें इसका यूज देखने को मिलता है।
तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने जो भी कंपाउंड्स देखे उनकी हमें पढ़नी थी मेडिसिनल यूजेज और रिएक्शन और सिंथेसिस, तीनों चीज़ें पढ़नी थी। अब ये जो हमारा पिरिमिडीन है और हमारा प्यूरिन है, इन सबकी हमें सिंथेसिस देखनी है और मेडिसिनल यूज देखने हैं और थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स देखने हैं, बाकी हमें इनका रिएक्शन नहीं पढ़ना है। तो पिरिमिडीन की बात करें तो जो हमारा पिरिमिडीन है तो ये हमारा 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जहाँ पे क्या होता है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमें नाइट्रोजन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसकी सिंथेसिस की बात करें तो जो हमारा कह सकते हो पिरिमिडीन है ना, तो ये हमारा एक टाइप का नाइट्रोजनस बेस होता है और इसकी जो सिंथेसिस है वो मेनली बॉडी के अंदर होती है, बहुत ही लॉन्ग पाथवे होता है। लेकिन अगर हम लोग फिर भी देखना चाहें तो जो हमारा 1133 टेट्रा इथाइड्रॉक्सी प्रोपेन होता है, इसकी रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे कह सकते हो फॉर्मामाइड से कराते हैं तो हमें देखने को मिल जाता है हमारा पिरिमिडीन। अब इसको तो आप लोग को अगर याद करना है तो बिल्कुल एज इट इज़ याद कर लीजिए, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा सिंपल है, इसको आप लोग याद कर सकते हो। बाकी देखा जाए ना तो मतलब ये रिएक्शन थोड़ा सा कॉपी के लिए सही है, बाकी एक्चुअल में ऐसे होती नहीं है, क्योंकि देखिए 2,4-डाइक्लोरोपिरिमिडीन की बात करें तो ये हमारे टाइप का पिरिमिडीन का डेरिवेटिव है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोग हाइड्रोजनेशन करा देंगे, यानी क्लोरीन को रिमूव करके हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे तो हमारा पिरिमिडीन देखने को मिल जाएगा। तो याद कर सकते हो, सिंपल सी है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, बाकी हम लोग यहाँ पे इसके मेडिसिनल यूजेज की बात करें तो देखिए इसकी जो डेरिवेटिव्स हैं वही इसके मेडिसिनल यूजेज भी है। मतलब कि देखिए मेडिसिनल यूजेज में क्या होता है, मेडिसिनल यूजेज मतलब कि जो हमारा पिरिमिडीन है उसका किस तरीके से हम लोग मेडिसिनल मतलब कि मेडिसिन में यूज करते हैं, किस तरीके से उसका थेरापेटिक यूज देखने को मिलता है। और डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब कि पिरिमिडीन में कुछ जो है चेंजेस करके जब हम लोग कोई कंपाउंड नया बनाते हैं तो वो हमारा डेरिवेटिव हो जाता है। तो भाई देखिए जो हमारा फिनोबार्बिटोन है, बार्बिटल है, ये सब क्या है, ये सब एक टाइप के पिरिमिडीन के डेरिवेटिव हैं। और इनका मेडिसिनल यूज क्या होता है, जैसे फिनोबार्बिटोन है तो ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक की तरह काम करता है, बार्बिटल है तो ये हमारा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक की, तो ये भी हमारा एक टाइप का, ये दोनों सेम ही क्लास के ड्रग हैं। उसके बाद 5-फ्लोरोयूरासिल है तो ये हमारा एंटी कैंसर एजेंट होता है। बाकी देखिए इन सबके अंदर क्या है, इन सबके अंदर हमें यहाँ पे पिरिमिडीन की रिंग देखने को मिलती है, तो यही इसकी डेरिवेटिव हो जाता है। ट्राइफ्लोरिडीन हो गया तो ये हमारा एंटीवायरल एजेंट होता है। तो पिरिमिडीन के साथ थोड़ा बहुत कह सकते हो चेंजेस करके जब हम लोग कोई नया कंपाउंड बनाते हैं तो हमारा उसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये हो गया पिरिमिडीन। और बात करें हम लोग यहाँ पे प्यूरिन के बारे में तो यहाँ पे देखिए भाई प्यूरिन और पिरिमिडीन ये दोनों हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो। बाकी प्यूरिन के अंदर क्या होता है, एक तो होता है पिरिमिडीन की रिंग और एक होता है इमिडाजोल रिंग, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्यूरिन। और बाकी इसके सिंथेसिस की बात करें तो यूरिक एसिड का जब हम लोग यहाँ पे क्या कराते हैं, मल्टीपल स्टेप में रिडक्शन कराते हैं तो हमें देखने को मिल जाता है हमारा यहाँ पे यूरिक एसिड। जैसे सबसे पहले यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इनकी जगह हमारा क्लोराइड आ जाता है और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 268, क्योंकि देखिए 268 पोजीशन पे पहले थे ऑक्सीजन, अब आ गया क्लोरीन तो बन गया 268 ट्राइक्लोरोप्यूरिन। अब इसका फर्दर हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो दो क्लोरीन है इनकी जगह आइडो ग्रुप आ जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 26 डाई आइडोप्यूरिन। और फर्दर इसका रिडक्शन कराएंगे जिंक डस्ट की प्रेजेंस में तो हमें देखने को मिल जाएगा हमारा प्यूरिन। तो ये हमारी मल्टीपल स्टेप के थ्रू हमें प्यूरिन देखने को मिल जाता है। बाकी इसकी एक ही सिंथेसिस काफ़ी है, उतना इनफ है। और बाकी इसकी बहुत ही टिपिकल होती हैं। मेडिसिनल यूजेज और डेरिवेटिव्स की बात करें तो हमारा 6 मर्केप्टोप्यूरिन हो गया तो ये हमारा एंटी कैंसर ट्रीटमेंट का काम आता है। 6 थायोग्वानिन हो गया तो ये भी हमारा एंटी कैंसर एजेंट होता है। एसाइक्लोवीर हो गया, ये हमारा एंटीवायरल एजेंट होता है। उसके बाद एलोप्यूरिनॉल हो गया, ये हमारा टाइप का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह काम करता है, मतलब इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने में यूज होता है। फिर हमारा एजाथायोप्यूरिन हो गया तो हमारा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक की तरह काम करता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे प्यूरिन। नाउ फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एजेपियंस के बारे में तो यहाँ पे देखिए ये हमारा लास्ट कंपाउंड है। बाकी एजेपियन क्या होते हैं, एजेपियन हमारा 7 मेंबर, ठीक है, ये अभी तक की सबसे डिफरेंट रिंग होने वाली है। ये हमारा 7 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमारा एरोमेटिक नहीं होता है, ये हमारा एरोमेटिक नहीं होता है और ये हमारे नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि इसमें देखिए इसमें हमें थोड़ा सा जो है अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे तो 1H एजेपिन हो गया, सेकंड पोजीशन पे तो 2H एजेपिन हो गया, थर्ड पोजीशन पे तो 3H एजेपिन हो गया, उसी तरीके से फोर्थ पे तो 4H एजेपिन हो गया। तो ये इस तरीके से हमें जो है डिफरेंट टाइप के एजेपियंस देखने को मिलते हैं। अब सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है इसका जब हम लोग यहाँ पे
डीऑक्सीजनेशन कराते हैं ट्राईब्यूटाइल फॉस्फीन की प्रेजेंस में। ठीक है, ट्राईब्यूटाइल फॉस्फीन की प्रेजेंस में इसका डीऑक्सीजनेशन कराते हैं तो हमें मिलता है एराइल नाइट्राइल। और इस एराइल नाइट्राइल को हम लोग यहाँ पे फर्दर जब रिंग एक्सपेंशन कराते हैं, यानी कि इसमें कह सकते हो इसकी रिंग को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 6 मेंबर्ड है और इसको हमें बनाना कितना है 7 मेंबर्ड, तो हमें मिल जाता है 2-एल्कॉक्सी-3H-एजेपीन। तो इस तरीके से हमारी एजेपीन की सिंथेसिस देखने को मिल जाती है। बाकी मेडिसिनल यूजेज और डेरिवेटिव्स की बात करें तो हमारा कार्बामाजेपिन हो गया, तो ये हमारा टाइप का एंटी कन्वल्सेंट एजेंट होता है। और एंटी कन्वल्सेंट मतलब कि जो एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे को ट्रीट करने में यूज़ किए जाते हैं। और टिराकीजीन की बात करें तो ये हमारा एक टाइप का एंटी एरिथमिक एजेंट होता है। तो इन सब में हमें एजेपीन की रिंग देखने को मिलती है। तो देखिए यही इसके डेरिवेटिव है, यही इसका मेडिसिनल यूज भी है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी ये था हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 4 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर। यहाँ से आप लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होती है। अब आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नाता नहीं रह जाएगा, मतलब यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, सॉरी, यूनिट 5 अभी बची हुई है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।